अच्छा जी। तो अब बजट्स की बात करते हैं। बजट की बात हमने थोड़ी की थी इससे पहले ना। क्या बोला कि बजट जो है ना वो एस्टिमेशन होती है कि फ्यूचर में आप कितनी फ्यूचर को आपकी कितना एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट। करेंगे और उस हिसाब से आपको कितना रेवेन्यू भी जनरेट करना है। अच्छा, ये आप कितना रेवेन्यू कमाएंगे, तो ये बिजनेसेस करते हैं। और लास्ट टाइम इस पे बात हुई थी, तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि ये देखना कि आपके पास वो उतनी रिसोर्सेज अमाउंट हैं। अवेलेबल हो जो आपने फ्यूचर में खर्च करनी है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन फाइनेंस अरेंज करना आसान नहीं होता। उससे फिर आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी रुक जाएगी, बिजनेस एक्टिविटी रुक जाएगी, आप अपनी डेडलाइन मीट नहीं कर पाएंगे, तो इमेज खराब होगा आपका। अच्छा, अब जल्दी से अगर हम देखें एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग बजट में, ये हमने शायद इस पे भी बात थोड़ी की थी। देखा जाए इसके सारे एडवांटेज करने मैं हमने एडवांटेजेस कर लिए थे हमने। तो दोबारा जी, कर लेंगे तो नहीं कर लिए थे। ओवरव्यू। वो ना हमारे पास वो है रिकॉर्डिंग, आप देख लें। तो वैसे अगर जल्दी से देख लें तो हमने पढ़ा था कि बजट जो है ना वो आपको प्लानिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं उसमें। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर के बारे में भी आपको पता चलता जाता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, प्लान जो आगे के लिए कर रहे हैं। तो आप हमेशा जो है ना वो इन्फॉर्म्ड रहते हैं अबाउट द फ्यूचर चेंजेस। कंपटीशन आ रहा है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज आ रही हैं, कस्टमर का ट्रेंड चेंज हो रहा है, इनकम लेवल चेंज हो रहा है, वगैरह वगैरह। अच्छा, और इसमें चूंकि बजट बनाया जाता है एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करके, डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके, तो इसमें एक मोटिवेशन भी रहती है कि हमारी भी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सेटिंग बजट। और जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उन्हें ज्यादा पता होता है कि जी हमें कितना बजट एलोकेट करना चाहिए, हमारा कितना एक्सपेंडिचर है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है, तो चले हमने कवर किया भी था लिमिटेशन ऑफ बजटिंग की अगर हम बात करें, तो स्टाफ टाइम डिवोटेड टू बजट कैरीज एन रियल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टाफ को बार बार बुलाया जा रहा है, ये एक फायदा तो है, नुकसान भी है। क्या फायदा नुकसान है कि स्टाफ को बार बार बुलाया जा रहा है कि भाई आके मीटिंग करें, बजट बनाना है, तो स्टाफ अपना काम कर नहीं पा रहा, तो उसका काम पूरा नहीं होगा प्रोडक्शन तो कम। प्रोडक्शन कम होगी बिल्कुल। और स्टाफ भी शायद डिमोटिवेटेड होकर मेरा काम पूरा नहीं होगा तो मैं अपने टारगेट्स, इंडिविजुअल टारगेट्स को कैसे मीट करूंगा। अच्छा, errors and inaccuracies will always remain since it is impossible to predict the future। ये तो आ रहा जा रही है क्या, गायब हो गया? आ ही नहीं रहा। आ रहा था। नहीं नहीं। आपके पास क्या है? सामने भी आ रहा है। अच्छा, अब ये एक तो हम जो कि लिमिटेशन पढ़ रहे हैं बजट की, तो दूसरा आ गया एरर्स एंड इनएक्यूरेसीज विल ऑलवेज रिमेन सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर। जी सर। फ्यूचर के बारे में पर्टिकुलरली, अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, ये आपने याद रखना है। अगर बिजनेस का एनवायरनमेंट डायनेमिक हो, उसका मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से चेंजेस हैपन हो रही हैं। वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस है कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न, इनकम लेवल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। अगर ये तेजी से चेंज होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जी सर। कभी एक गवर्नमेंट आती है फिर दूसरी आ जाती है, इसका मतलब है कि इश्यूज चल रहे हैं और आप उसको ऊपर बजट बना ही नहीं सकते। अचानक गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, कीमतें बढ़ गई, तो आप क्या करोगे फिर? तो अचानक शॉर्टेज हो गई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से रॉ मटेरियल की, और वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही, तो कीमतें बढ़ भी जाएंगी, तो आपका बजट जो है वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा फिर। और तो आपको एक तो ये बजट पे आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास बजट्स इन्वॉल्व एंड अफेक्ट पीपल, दे में कॉज कॉन्फ्लिक्ट। ये भी एक बात आ रही है। लोग होते हैं तो लोग डिस्कशन होती है, मीटिंग बुला रहे हैं ना एम्प्लॉयज की, जब मीटिंग बुला रहे हैं एम्प्लॉयज की, डिस्कशन हो रही है, तो उसमें बात का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि जनाब हमें तो इतने पैसे एलोकेट करने हैं, नहीं जी वो आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को इतने पैसे एलोकेट कर रहे हैं, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमें भी एलोकेट कर। तो ये इश्यूज आ सकते हैं आपके, और उसमें फिर टाइम ज्यादा लग सकता है, और ये भी हो सकता है कि डिसीजन के नतीजे में एंड रिजल्ट कुछ भी ना निकले, और वो आप बजट सही से एलोकेट कर ही ना पाए। टाइम भी चले गया टाइम भी, इसका टाइम भी प्रोडक्शन भी चला कम गया हो। आप, एग्जैक्टली बिल्कुल। फिर बजट इज अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग, सो लॉन्ग टर्म चेंजेस कैन बी ओवरलुक्ड, ये भी है। बजट आप बनाते हैं इमीडिएट फ्यूचर को देखते हुए, तो लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है आप उसको नहीं देख रहे। सर ये बजट कितनी देर तक आप 6 महीने का, साल का बना रहे हैं अगर, कि आपने इस साल का आपने बजट कितना चाहिए, तो आप ये भी आप बजट तो बना रहे हैं आप, ठीक है, तो आप ये नहीं देख रहे कि आइंदा आने वाले सालों में क्या होने वाला है, क्या रेडिकल चेंजेस आने वाली हैं, आप वो नहीं देख रहे। अब जैसे आप बजट बना रहे हैं, फर्ज किया हम कुछ सेल फोन्स की बात कर लेते हैं या गाड़ियों की बात कर लेते हैं, तो उसमें आप नई टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है अगर, तो उसकी तो कॉस्ट भी आपकी ज्यादा होगी हमने वो ज्यादा होगी, देखा ही आपने नहीं। वो देखी नहीं, और बजट आप बना रहे हैं, तो आपको पहले उसको कंसिडर करना है। वो अचानक फिर जब वो चेंजेस आएंगी, आपको एकदम से ज्यादा बजट एलोकेट करना पड़ जाएगा, और आप कहेंगे यार ये क्या हो गया, इतने ज्यादा पैसे क्यों लग रहे हैं। तो आपको जब फ्यूचर चेंजेस आ रही हैं, तो आपको ग्रेजुअली बजट को इंक्रीज करना है ताकि आप उसके लिए तैयार हों, ताकि फंड्स आपके पास ऑल द टाइम अवेलेबल रहें।
एकदम तो नहीं काम हो सकता ये। हम ईवीज की इतनी बात करते हैं तो अचानक आपको ईवीज बनानी पड़ जाए। अभी BYD क्लेम कर रहे हैं कि 2030 तक, क्लेम ये करते हैं कि पाकिस्तान में 2030 तक 50% गाड़ियां जो बिकेंगी ना वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगी। तो अगर आप इस फ्यूचर को नहीं फोर्सी कर रहे और बजट बना रहे हैं सिर्फ नियर फ्यूचर को देखते हुए, तो आपको बाद में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि बजट आपसे फिर नहीं बनना, आपको फाइनेंशियल इशूज आने वाले हैं। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि और लॉन्ग टर्म आपको देखना, अगर बिजनेस आप चाहते हैं, बिजनेस तो लॉन्ग टर्म ही बनाता है ना कोई भी। शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस कौन सेटअप करता है? तो आप आपका बिजनेस का सर्वाइवल मुमकिन नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। अच्छा, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी ही नहीं की। होमवर्क काम लिखेगा। आपने तैयारी नहीं की ना, अभी बात करते हैं इस पे। आपने तैयारी नहीं की, तैयारी लॉन्ग टर्म को सोचना का। अच्छा यार, ये हो रहा है, हमें साथ साथ नई टेक्नोलॉजी पे भी खर्च करना है, वो भी लेकर आनी है। आप नहीं लेकर आए और अचानक टेक्नोलॉजी नई आ गई, पुरानी अब जैसे आप कह लो ना, आप इन्वर्टर, आप पुराना AC लेने चले जाओ, मिल जाएगा? नहीं घंटा मिलता नहीं ना, होता। नई टेक्नोलॉजी आगे नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि अब आप जब मौके पे कोशिश करेंगे कि यार अब हम चेंज लेके आते हैं, तो इट विल टेक टाइम। वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वर्कर्स माइट नॉट बी रेडी टू टेक ऑन द न्यू मशीनरी, तो प्रॉब्लम आ गया आपके लिए, आप पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में। अच्छा, फिर है जी, अंडर स्पेंड बजट में लीड टू ओवर स्पेंडिंग। ये मैंने आपको शायद बताई थी लास्ट टाइम भी, कि अंडर स्पेंड बजट का मतलब है कि बजट पड़ा था और आपने कम खर्च किया, तो आपको क्या लगा कि हम बड़े एफिशिएंट हैं जी, हमने तो बजट के अंदर अंदर काम कर लिया। जबकि वो बजट जो बनाया गया था उसमें इशू था बजट बनाने वालों की तरफ से, कि उन्होंने बजट सही नहीं बनाया। गवर्नमेंट उन्होंने ने बजट जरूरत से ज्यादा एलोकेट कर दिया, जबकि उतने एक्सपेंडिचर होने ही नहीं वाले थे, तो आपका खर्चा तो होना ही कम था। तो जब आपको नजर आया कि यार तो 60% खर्च हुआ है या होगा साल के अंत तक, तो आप क्या करोगे? ओवर। आप खर्च करना शुरू कर देंगे कि यार बजट के अंदर अंदर है, करो खर्च। तो ये एक्चुअली ओवर स्पेंड हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, इसके अंदर फिर तो इसका मतलब कि आप जब बजट बना रहे हैं, तो यू मस्ट हैव अ कॉम्पिटेंट टीम जो कि उस बजट को बना रही हो, जिसके पास अच्छा खासा तजर्बा और एक्सपर्टीज होने चाहिए। अच्छा, फिर ट्रेनिंग नीड्स टू बी मेट, ये भी आपको देखना है। अच्छा, ये एक और बात भी आती है, ये भी तो बात का होता है ना, एनवायरनमेंट इस तरह का है कि बजट आपका कम लगा। क्यों लगा? आपने बजट बनाया था, फर्ज किया कोविड-19 आ गया, जिस तरह ये तो एकदम ही आया ना, आ गया तो लोगों ने निकलना छोड़ दिया, चीजें बाय करना छोड़ दी, घूमना फिरना शॉपिंग करना छोड़ दी। तो ऑफ कोर्स चीजें तो कम बनी, तो चीजें भी कम बन रही, बिक भी कम रही हैं, तो बजट तो कम ही लगेगा। आपने कहा यार बजट तो कम लगा, चलो और तो ये प्रॉब्लम आ गई। आपने बजट एलोकेट किया था लेकिन फॉर सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट वो हुई नहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट आप उतनी कर नहीं रहे, क्योंकि फायदा नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने का, कोई लोग ले ही नहीं रहे थे उस वक्त। अच्छा, ट्रेनिंग नीड्स टू बी मेट। अच्छा, अब आप क्योंकि मैं आपने हमने अभी ऊपर पढ़ा है डेलीगेटेड बजट्स, वो क्या होते हैं? बजट बनाने के लिए आप डिपार्टमेंट को कहते हैं अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाएं, आपको कितने पैसे चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, दे आर क्लोजर टू दैट डिपार्टमेंट और डेली बेसिस पे उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस का उन्हें एग्जैक्टली पता होता है। तो लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत है मैनेजर्स को, कि वो उन्हें बजट बनाना आता हो, एक्सपेंडिचर का पता होना एक और बात है, और बजट बकायदा बनाना, कि एस्टिमेट करना कि हमें इतनी चीजें चाहिए होंगी, वो एक और बात है। तो ट्रेनिंग पे भी आपको फिर खर्चा करना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट का मैनेजर और हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज जो उस बजट मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो एक एक्स्ट्रा खर्चा आपको इसमें पड़ जाएगा। फिर आ गया हाउ बजट्स आर प्रिपेयर्ड। आइए जल्दी से अगर हम देख लें, कि पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए, कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको आप जेहन में रखते हैं, और उसके बाद आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं, जो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। क्या क्या लिखे हुए हैं देखो जरा। कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है ना? तो ये आपको देखनी पड़ती है बिफोर मेकिंग अ बजट। बजट आपने बना दिया, बाद में आपको पता है कि खर्चा ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपको डाउट है आगे गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाने वाली है, लगाए नहीं लेकिन हो सकता है। जैसे सोलर को ले लो, अक्सर खबरें चल रही थी कि सोलर पैनल वाले जो है इन पे टैक्स लगने वाला है, अभी तक लगा नहीं। लेकिन लग आपके सकता जेहन है। में होना चाहिए कि भाई लग सकता है, तो फिर हमें वहां पे भी वही भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। जो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए हैं, जैसे मैंने लगाए हुए हैं, हमारा तो इतना बड़ा नहीं है, 12 kV का लगाया हुआ है, वो तो घर के लिए है। लेकिन जिन्होंने लगाया हुआ है जी 100 kV का या उसको छोड़ा 1000 kV का, तो उनका तो टैक्स और ज्यादा बढ़ जाएगा फिर। तो ये आपको ये कंसिडर करना होता है। फिर ऑब्जेक्टिव भी देखना है आपने। ऑब्जेक्टिव क्या? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, तो वही बजट ज्यादा रखो, एक्सपैंड करना है, आउटपुट ज्यादा करनी है, स्केल को बड़ा करना है, ब्रांचेस ज्यादा बनानी है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो क्या होता है? कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, तो आप एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहे, आप कह रहे हैं हमें प्रॉफिट चाहिए ज्यादा से ज्यादा जितना जल्दी आए। तो फिर आपका बजट कम बनेगा, क्योंकि आप खर्चे करने के लिए तैयार नहीं है। खर्चे ज्यादा करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेंगे आप? प्रॉफिट मैक्सिमाइज का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट। वो तो तभी होगा जब कॉस्ट को कम करेंगे, तो बजट वहां कम एलोकेट करेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसी तरह
ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कंपटीशन में सरवाइव करना चाह रहे हैं, सर्वाइवल, तो फिर भी आप क्या चाहेंगे कि कॉस्ट आपकी कम लगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका प्राइस जो है वो आपको कम करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो कॉस्ट कम होगी तो सर्वाइव करेंगे ना। कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस भी कम करी जा रहे हैं, तो आप विल बी नो मोर देयर वेरी सुन। तो इसका मतलब है इन चीजों को देखकर आपने बजट बनाना है कि बजट ज्यादा एलोकेट करना है या कम। तो इस केस में क्या होगा कि कंपटीशन ज्यादा है तो बजट कम एलोकेट किया जाए, ताकि आप उसी में काम करें। अच्छा, फिर एज सेल्स ड्राइव द परफॉर्मेंस, एक और बात आ गई। यही होता है ना, आप सेल्स को देख करके ज्यादा सेल्स हो रही है तो आप कहते हैं यार बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। तो सेल्स बजट जो है ना इज सेट एज ऑल अदर बजट सच एज कैश बजट, एडमिनिस्ट्रेशन बजट। जितने भी डिपार्टमेंट का बजट है वो सेल्स बजट को देख के बनाया जाता है। मतलब सेल्स अगर आपकी नजर आ रहा है कि ट्रेंड है ज्यादा हो रहा है, तो सेल्स बजट भी ज्यादा होगा और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी फिर ज्यादा फंड एलोकेट किए जाएंगे। अगर आपको नजर आ रहा है आगे ट्रेंड सेल्स का डिप कर रहा है, तो सेल्स बजट कम होगा, तो बाकी भी, क्योंकि मेन तो चीज आपकी सेल्स है। आप बजट ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, सेल्स हो नहीं रही, तो बिजनेस चलेगा, प्रोग्रेस करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। फाइनल चीज तो सेल्स है, जो मर्जी करते रहे आप। अच्छा, तो ये एक फैक्टर है जिसपे डिपेंडेंट है बजट। फिर आ गया फॉर सेटिंग ऑल बजट्स अ मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड दैट इंक्लूड्स ऑल बजट्स एंड अ बजटेड इनकम। एक मास्टर बजट बनाया जाता है जिसमें आप सारे डिपार्टमेंट के बजट को मेंशन करते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी चाहिए ना, आपको टोटल अमाउंट कितनी अपने पास जो है ना वो ये एलोकेट करनी है पूरे बिजनेस को। बहुत जरूरी है उसमें। फिर ये अक्सर आपने अकाउंटिंग में तो पढ़ा ही होगा कि बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो क्या होती है? फोरकास्ट या एस्टिमेशन की होती है कि आगे हमारा इतना प्रॉफिट होने वाला है, या आगे हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये होगी, तो लिक्विडिटी जो है ना वो हमारी ऐसी होगी। तो ये भी आपकी जरूरी है बजट जब बना रहे हैं। फिर ये है कि मास्टर बजट अप्रूव कौन करता है? बीओडी। क्यों? क्योंकि बीओडी होते हैं जो हाईएस्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं मैनेजमेंट में। तो उन्होंने ही देखना होता है कि क्या वाकई ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए ये बजट ठीक है ओवरऑल बिजनेस के लिए, और फिर बनाया जाता है। बहरहाल इस पर ज्यादा सवाल नहीं आता, लेकिन हमने फिर भी डिस्कस कर लिया। इसका सवाल जरूर आता है, वेज ऑफ सेटिंग बजट्स। पहला, इंक्रीमेंटल एंड जीरो बजटिंग, ये आपको जानना जरूरी है। इंक्रीमेंटल बजटिंग, अच्छा पहले ना जीरो बजटिंग की बात करते थे। जीरो बजटिंग ये होती है कि आपने एक साल बजट रखा, फर्ज किया एक एडवर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, आपने रख दिए, फर्ज किया $10,000। $10,000 रख लिए, मार्केटिंग बजट आपने बनाया हुआ है। अच्छा, अब ये हुआ कि अगले साल आप फिर कहें जी $10,000 तो बनता ही है ना, आगे का हम बताते हैं नो। जीरो बजटिंग का मतलब होता है कि आप एवरी ईयर यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, कि भाई $10,000 पिछले साल मिले थे, अब आप बताएं एक एक डॉलर आपको क्यों चाहिए, जस्टिफाई करें अगले साल। ये नहीं है कि पिछले साल $10,000 मिल गए तो अब भी मिलेंगे। इसे बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग या जीरो बजटिंग। स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, अच्छी चीज है ये। अच्छा, जो इंक्रीमेंटल बजटिंग है वो ये होती है कि आपको जो पीछे $10,000 मिले हैं वो तो मिलेंगे ही अगले साल, लेकिन अगर आपको ऊपर चाहिए तो उसको जस्टिफाई करें। तो इंक्रीमेंटल ये बजट होता है। तो अगर हम देख भी लें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बताया भी हुआ है, ये आप गौर करो जरा। एग्जाम्पल में जीरो तो मैंने बता दिया आपको, ये जो एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, मैं अभी बताता हूँ, पहले ये देखो। ये क्या जी, फॉर नया एग्जाम्पल बजट नया। ओल्ड बजट था $500 का, ठीक है, और न्यू वन जो है ना वो $600 आप मांग रहे हैं, तो $500 तो आपको मिलेगा ही, ये इंक्रीमेंटल बजट में है। $100 को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, जनाब महंगाई हो गई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा, जो भी है वट एवर इज, आपको $100 को जस्टिफाई करना है। लेकिन अगर आप बात करते हैं जीरो बजटिंग की या जीरो बेस्ड बजटिंग की, तो उसमें आपको जीरो से ही जस्टिफाई करना है। अगर आपको पहले $500 मिला है, तो अगले साल $500 मुंह उठा के नहीं देंगे वो, कहेंगे ये $500, अगर आप $600 चाहिए तो पूरा का पूरा $600 जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों चाहिए। मतलब अगर इंक्रीज करना हो तब भी सिर्फ जस्टिफाई करना अब भी पड़ेगा। इंक्रीज करना है या उतना चाहिए, करना जीरो से जस्टिफाई। इंक्रीमेंटल में ऐसा नहीं है, उसमें आपको तो जो ऊपर चाहिए, आपको ऊपर ज्यादा ऊपर के चाहिए, 100 डॉलर चाहिए और अब वो जस्टिफाई आपको करने हैं सिर्फ। अच्छा, तो वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसी तरह आ गया हमारे पास। अच्छा, इसी तरह अम, अच्छा एक और चीज है, हम वो बाद में आते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि हम ये बात करते हैं, इसको ना हम फिक्स बजट या स्टैटिक बजट भी बोल देते हैं, कि आपको इतनी अमाउंट मिल रही है हर साल। अच्छा, स्टैटिक बजट क्या है? जिसमें अमाउंट चेंज नहीं होती, मतलब साल के अंदर आपका बजट चेंज नहीं हो सकता, वो वही मिला आपको। अच्छा, वो क्या कि इतनी आउटपुट है, इस पे इतना बजट आपका आ रहा है, ये हो सकता है। अगर आउटपुट बढ़ेगी तो फिर देखेंगे। सही तो है। अच्छा, स्टैटिक बजट यही है कि जिसकी अमाउंट चेंज नहीं होती और आपको उसी में मैनेज करना है, और एस्टिमेशन सही करें ना, फोरकास्ट सही करें कि आगे आपको ज्यादा चाहिए। बाद में आप मिड वे में आके कह रहे हैं जी पैसे ज्यादा चाहिए, ये नहीं।
आपको पहले से पता होना चाहिए गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, आगे जो पॉलिसीज आ रही हैं वो बिजनेस की फेवर में जा रही हैं या अगेंस्ट जा रही हैं, यस। कंपटीशन किस किस्म का आ रहा है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने वाली है आगे या कम होने वाली है, कंज्यूमर का क्या प्लान आगे बढ़ रहा है, आगे ट्रेंड बढ़ेगा बाइंग का या कम होगा। तो ये देखना है। तो ये खबरें जो मैं जो पढ़ाना होता है पहले, तो मैं ये जो नई नई खबरें आती है वो मैं देखता रहता हूँ। मेरे इंटरेस्ट की है, मैंने आगे कन्वे भी करना होता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है। तो जब ये कह रहे हैं अच्छा ईवीज आ रही है, तो आपको देखना है ना कि ईवीज के लिए बजट आपको बनाना है। आपको ईवी ईवी इंजीनियर्स भी चाहिए। ईवी इंजीनियर पाकिस्तान में कोई नहीं है, बहुत कम है। टोटल 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ईवीज के कोर्स कराती है इंजीनियर्स को। तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स का तो काम ही नहीं है ये, मतलब ये जब तक काम उन्हीं का है, लेकिन अगर आपको जब तक ईवीज आप के बारे में नहीं वो स्टडी करेंगे तो आप नहीं काम कर सकते। बाहर बहुत ज्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर। अच्छा, इधर भी होना चाहिए। तो इधर अपॉर्चुनिटी है ना आपके पास कि आपको अभी ईवी वो आई इंजीनियर्स नहीं है, आप बना सकते हो। पहले, हाँ, आप डेवलप करो। आप डेवलप करेंगे तो आपका एक इमेज बन जाएगा और आपसे ऊपर फिर कोई नहीं होगा उसमें, हम्म। सारी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने अच्छा जीरो बेस्ड बजटिंग में बता चुका हूँ, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा। वो बजट ही नहीं। अच्छा, हाँ ये भी बात सही है। अच्छा, एक बात में बताइए तो, फिक्स बजट भी आप कह सकते हो कि इंक्रीमेंटल बजट जो है ना, आपको ज्यादा, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि अच्छा पहले फ्लेक्सिबल बजट देख लें तो फिर हम उधर भी आ जाते हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबल बजट क्या है जी? कि आप इसमें जो इंक्रीमेंटल बजटिंग में क्या होता है कि आपको इजाफा देते हैं। इजाफा जो होता है वो जस्टिफाई करना होता है। अच्छा, इजाफा आउटपुट की वजह से भी तो हो सकता है कि जी आउटपुट ज्यादा हो गई तो हमें ज्यादा चाहिए, आप जस्टिफाई करना है। जीरो बेस्ड में आपको शुरू से ही करना पड़ता है। इन दोनों, ये दोनों फिक्स बजटिंग कहलाते हैं। दोनों क्या कहलाते हैं? फिक्स बजटिंग या स्टैटिक बजटिंग। क्यों? क्योंकि आपकी अमाउंट वही रहेगी जब तक कि आप कुछ जस्टिफाई नहीं करते। अगर आपका एक सर्टन आउटपुट लेवल है, प्राइसेस वही हैं, तो आपको उतनी अमाउंट मिलेगी। अनलेस कि आप जो ज्यादा अमाउंट मांग रहे हैं उसके लिए आप जस्टिफाई करें कि जी आउटपुट बढ़ रही है या और जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए वो आपको ज्यादा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अच्छा, फ्लेक्सिबल बजटिंग में क्या है कि इसमें कि अगर, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये नीचे दी हुई है ताकि ज्यादा समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बजट बनाया है $1000 का, 300 यूनिट्स पे। 300 यूनिट अगर बनेंगे तो $1000 मिलेगा। अच्छा, अगर आपने 1500 यूनिट बना लिए, सॉरी 400 यूनिट बना लिए, तो $1500 दे देंगे आपको। और अगर आपने 500 यूनिट बनाए हैं तो फिर $2000 दे देंगे, वहां लिखा भी हुआ है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल क्यों है, कि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रखी है? फ्लेक्स के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि एनवायरमेंट में चेंजेस हो सकती हैं। गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दी, सब्सिडी दे दी, कंज्यूमर का ट्रेंड बढ़ गया एक चीज को बाय करने का, हो सकता है नहीं, तो फिर आपकी आउटपुट ज्यादा हो गई। अब इसमें आपका इख्तियार तो नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आपका क्या इख्तियार है? हमें सप्लाई करनी तो होगी। आपने वो फिर ये आपका बजट भी आउटपुट के साथ साथ वो बढ़ा सकते हैं। इसमें जस्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है कि आउटपुट बढ़ गया है, ओके, पहले से तय कर दिया कि अगर 500 से एक्सीड करेगा तो कितना बजट आपको और मजीद देंगे, और एक्सीड कर गया तो कितना देंगे। प्रोडक्टिविटी की वजह से ज्यादा। नहीं नहीं, प्रोडक्टिविटी की वजह से आपने सेल भी तो देखनी है ना। आप आउटपुट ज्यादा बना रहे हैं और सेल्स भी तो होना उतनी, तुम्हारा एंड रिजल्ट सेल्स है। आपकी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो आपका टारगेट आउटपुट का वही होगा सेल्स को देखते हुए। ये है कि आपकी सेल्स एक सर्टन लेवल तक है, आप फिर भी बनाई जा रही है ज्यादा, ये तो नहीं होगा। फिर आप ये करेंगे, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो कुछ वर्कर्स को निकाल देंगे कि यार आपकी जरूरत नहीं है, हमें कम वर्कर ही काफी, यही होगा ना फिर। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? जैसे आपने न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनरी हायर कर ली, अब वो 10 वर्कर की जरूरत नहीं है, 2 वर्कर काफी है। थोड़ी ट्रेनिंग अच्छी हो। हाँ, तो बाकी 8 को तो निकाल दिया। सर जो उससे तो हमें कॉस्ट ही बचेगी ना, अगर नहीं भी निकाले बिल्कुल बचेगी। तब भी तो। हाँ वो बचेगी, वो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये नहीं होता आउटपुट बढ़ रही है। तो और आउटपुट आप क्यों बढ़ाएंगे अगर सेल नहीं बढ़ रही तो? अच्छा, अब आपने याद रखना है कि ये है फ्लेक्सिबल बजटिंग। जस्टिफाई कुछ नहीं करना, पहले से ही तयशुदा है इस आउटपुट लेवल पे इतना, इस आउटपुट लेवल। लेकिन जो आपके फिक्स्ड बजट है, जो जीरो और इंक्रीमेंटल, उस पे आपको रीजन देने हैं कि हमें क्यों ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जो अमाउंट एलोकेट की जाती है वो पहले से डिसाइडेड होती है, जो फिक्स्ड होती है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि कितनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी है। आगे आगे हमारे पास वेरिएंस एनालिसिस, इसके बारे में भी बताना चाहिए। वेरिएंस किसे बोलते हैं? डिफरेंस को। तो वेरिएंस का मतलब होता है कि आपने जो बजट बनाया, खर्चा उससे ज्यादा हो गया। अच्छा, अब बजट जब आप बनाते हैं तो रेवेन्यू का भी तो बनाते हैं। इतने हमने खर्चे करने इस डिपार्टमेंट में, इस प्रोडक्ट पे, इस कॉस्ट सेंटर पे, इस प्रॉफिट सेंटर पे, और इतना रेवेन्यू हमें आएगा और इतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और इस तरह आप बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं आप। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब वेरिएंस क्या है? जितना गैप होगा आपकी बजटेड फिगर में या एक्चुअल फिगर में,
तो हम उसे कहेंगे वेरिएंस। वो क्या है? इससे पहले कि मैं वेरिएंस एनालिसिस की बात करूं, मैं पहले एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। सेल्स रेवेन्यू देखो इसमें, कितना बजट निकाला था? 66,000। एक्चुअल कितना आया? 70। 70,000। साल के एंड पे जो 66 बनाया था, ये कब आया था? साल के शुरू में। और 70 जो है ये साल के एंड पे। तो आपका 4,000 का फेवरेबल आ रहा है। तो इसका मतलब है ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, क्योंकि आपकी सेल ज्यादा हुई है आपकी सोच से। तो जो प्रॉफिट आपने बजटेड बनाया होगा उससे भी ज्यादा होगा। अच्छा, डायरेक्ट लेबर देखो, ये कॉस्ट है 15, कि आपने बजटेड बनाई थी, हुई कितनी? 18। ये फेवरेबल नहीं है। रेवेन्यू अगर ज्यादा हो जाए तो फेवरेबल है, प्रॉफिट को बढ़ाता है। भाई अगर कॉस्ट बजट से ज्यादा हो जाए तो ये अनफेवरेबल है या एडवर्स होती है। तो 3,000 का आप डेफिसिट में गए हैं, इसको बोल रहे हैं इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? जब सेविंग फ्रीज होगी तो रहने कॉस्ट इंक्रीज होगी। मैं वही कहना था, वो अगर तो तभी तो नीचे दिखा। अगर आपकी सेल्स इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है आपका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट था उससे तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने कहा हम 5 चीजें बेचेंगे, 5 चीजें बनाई, उस पर कॉस्ट भी लग रही है और उसको बेच भी रहे हैं रेवेन्यू। तो 5 चीजें बेचने पे कितना प्रॉफिट आ रहा है? फर्ज किया एग्जांपल देते हैं, और चलो जी 100 रुपया। ठीक है। अच्छा, आपकी सेल ज्यादा हो गई तो कॉस्ट भी ज्यादा लगी। फर्ज किया 5 चीजें और बना रही तो 100 रुपया और नहीं आएगा? 200 रुपये आ गए। आपको 200 रुपया प्रॉफिट बढ़ गया ना। तो प्रॉफिट तो कॉस्ट लगी लेकिन रेवेन्यू तो बढ़ गया ना, तो प्रॉफिट आपका ज्यादा ही हुआ। वो तो आपकी तब होगा जब कॉस्ट बढ़ रही है और रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, या कॉस्ट ज्यादा तेजी से बढ़ रही है रेवेन्यू से, तो तब आपको प्रॉफिट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये हम वही तो पढ़े हैं अभी। अच्छा, अगर डायरेक्ट मटेरियल को ले लो, 12,000 का बजटेड था, 17 का एक्चुअल आ गया, और ओवरऑल 5 का एडवर्स अनफेवरेबल आ गया, ये भी प्रॉफिट को कम करेगा। फिक्स कॉस्ट के केस में भी यही है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के केस में क्या हुआ है? 6,000 का बजटेड था, एक्चुअल कितनी हुई है? 5,000। 1,000 इसका का मतलब है 1,000 का फेवरेबल। फेवरेबल। ये क्यों फेवरेबल है? क्योंकि ये आपके प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। जो चीज प्रॉफिट को बढ़ाएगी जब वो फेवरेबल होगा, जब नहीं बढ़ाएगी तो अनफेवरेबल हो जाएगा। प्रॉफिट को देखो, तो प्रॉफिट 33 का था, ओवरऑल क्या हो गया? 30 पे आ गया आपका, क्योंकि आपकी सेल तो बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है ना। डायरेक्ट लेबर भी बढ़ रही है, डायरेक्ट मटेरियल भी बढ़ रही है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट कम हुई है, वो भी थोड़ी सी। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कम हो गया है, तो ये एडवर्स आपका आ गया। तो ये सारे वेरिएंसेस आ रहे हैं। तो वेरिएंसेस अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप सवाल ये है कि हम कहें जी ये फेवर, अगर वेरिएंस आपका फेवर में जा रहा है, सेल ज्यादा हो जाती है हर दफा। ठीक है, अच्छी बात एक्चुअली है नहीं। आपके वैसे फेवर में कह रहे बढ़ हैं रहा। अच्छी बात है भाई, आप इसका मतलब है अपनी प्रोडिक्शन एस्टिमेशन गलत कर रहे हैं। और आपको ये हो सकता है कि आगे सेल ज्यादा करने की आप कोशिश करें और ना कर सकें, क्योंकि आपने उतना बजट ही एलोकेट नहीं किया, आपके पास फंड ही ना हो। ये होगी सर। तो एक्चुअली वो भी नहीं अच्छा। जितना ये वेरिएंस कम होगा, जीरो के करीब, जीरो हर किसी का नहीं होता, जब जीरो हो तो हम बोलते हैं उसे बैलेंस बजट। मतलब जितना सोचा था खर्चा उतना ही उतना ही हुआ, जितना रेवेन्यू सोचा था उतना ही हुआ। तो उतनी ही आप फंड्स को ज्यादा अच्छे से रेंज कर सकते हैं, और उतनी ज्यादा अच्छे से सेल कर सकते हैं, डेडलाइन को मीट कर सकते हैं। लेकिन जितना वेरिएंस बनेगा बढ़ेगा, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, आपको मसले होंगे। अगर अनफेवरेबल है तो तभी आपके फंड्स का मसला रहेगा, और अगर फेवरेबल हो गया है तो फिर आप सेल्स को, मतलब कॉस्ट तो कम हो गई मान लिया, लेकिन अगर कॉस्ट आपकी बहुत बच रही है, फेवरेबल जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आपकी आ रही है, जो वेरिएंस आ रहा है कॉस्ट का, इसका मतलब क्या है? कि आप हर दफा जो बजट एलोकेट करते हैं वो जरूरत से ज्यादा एलोकेट कर देते हैं, और वो फंड आपके रखे रह जाते हैं, इस्तेमाल नहीं होते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और वो एंड में बचता है, अच्छा इतना बजट बच गया आपका, तो आपने जाया हो गया वैसे आपका। आप अपने वो आपने कॉस्ट कम की है, कॉस्ट कम लगी है। हाँ, कम लगी है, लेकिन आपने वो बजट ज्यादा रखा हुआ है। अगर हर दफा अगर वेरिएंस ज्यादा आ रहा है तो हर लिहाज से ये वेरिएंस ज्यादा आना अच्छा नहीं है। हम कहेंगे फेवरेबल अनफेवरेबल, लेकिन वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। दोनों सूत्रों में समझ आ गया ना? एक्सप्लेन तो ना करूँ ना ये? यार अगर लैपटॉप पीछे घूम जाए। जी, घूमता है। अब तो नहीं अभी घूमता मुश्किल है होगा। वो। अच्छा, ये हमने वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब हम क्या करने लगे हैं? अब मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए, अभी वो हम देख लेते हैं। जो मैं दूंगा, अभी मैं इसको तो बंद कर रहा हूँ। अभी करेंगे करने